Okay. So yesterday we had discussed the flight plan. Out of this flight plan, 13 parameters are essential. Other than these 13 parameters, you cannot think about an aircraft operation. Okay, that's why it is essential. What are those? First one is aircraft identification. आपके एयरक्राफ्ट का कुछ ना कुछ नाम तो रहेगा ही. That may be either your nationality and registration marks, Victor Tango Romeo Papa Kilo, Victor Tango Papa Romeo Mike, whatever it is there. ठीक है? And other than that, there is also a way of signing or calling one aircraft, and that is ITA code of that particular company plus flight number. तो उस नाम से भी हम किसी एयरक्राफ्ट को कॉल कर सकते हैं. उसके बाद द क्रूजिंग फ्लाइट लेवल. क्रूजिंग फ्लाइट हम उस फेज को बोलते हैं वेयर एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाइट. ठीक है? एंड दैट फेज इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ अ जर्नी. मीन्स आपका एयरक्राफ्ट पहले क्लाइंब करेगा, फिर स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाइट करेगा, एंड देन इट विल डिसेंड. तो जिस एरिया में वो स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाइट कर रहा है उसको बोलते हैं क्रूज. सो दिस अल्टीट्यूड इज द क्रूज अल्टीट्यूड. What is going to be your maximum ceiling of your aircraft? कहां तक आपका एयरक्राफ्ट फाइनली फ्लाई करेगा. Then wake turbulence, whether that is a light, medium or high. Okay. Do let me know if wake turbulence category is clear to you. Tango Papa Romeo Kilo. Yes, sir. Wake वो turbulence category. turbulence Okay. हाँ. Then if I say wake turbulence is medium, तो कौन से एयरक्राफ्ट का वेक टर्बुलेंस मीडियम कैटेगरी में माना जाता है? किस टाइप के एयरक्राफ्ट का क्या क्राइटेरिया है उसका? हाँ, वेट कैटेगरी का कुछ है रिक्वायरमेंट? इफ योर एयरक्राफ्ट इज ग्रेटर देन 7000 kg and lies in between 1,36,000 kg, then wake turbulence will be medium. Right? सर एक बार फिर से. हाँ, okay. Wake turbulence depends on the maximum takeoff mass of your aircraft. ठीक है? वेक टर्बुलेंस के 3 कैटेगरी, लाइट और लो, मीडियम और मॉडरेट, हाई और हेवी. ठीक है? वेक टर्बुलेंस लो बोला जाएगा वैसे एयरक्राफ्ट के केस में जिस एयरक्राफ्ट का वेट 7000 kg और बिलो रहेगा. ठीक है? मॉडरेट बोला जाएगा उस एयरक्राफ्ट के केस में जिस एयरक्राफ्ट का मैक्सिमम टेक ऑफ मास 7000 kg से लेके 1,36,000 kg के बीच में रहता है. तो वैसे एयरक्राफ्ट का वेक टर्बुलेंस होगा मीडियम, और ग्रेटर देन 1,36,000 वाले एयरक्राफ्ट का वेक टर्बुलेंस रहता है हेवी. राइट? सो all your airliners aircraft, Airbus 320, 319, Boeing 737, 321, आपका जितने भी प्राइवेट चार्टर्स के एयरक्राफ्ट है, ग्लोबल, बम्बार्डियर, चैलेंजर्स, एम्बेरर के लिगेसी, ये सारे एयरक्राफ्ट मीडियम आते हैं. मींस मोस्ट ऑफ द पैसेंजर एयरक्राफ्ट, ठीक है, इफ दैट इज अ लिटिल बिग इन साइज, ऑल लाइज इन बिटवीन वेक टर्बुलेंस मॉडरेट और मीडियम. और जितने भी ट्रेनी एयरक्राफ्ट होते हैं, छोटे छोटे ट्रेनर एयरक्राफ्ट, सेस्ना 172, 152, आपके C90, B200, these aircrafts lies in between wake turbulence low. ठीक है? So these are the category of wake turbulence. Now समझ में आया वेक टर्बुलेंस कैटेगरी तीनों? हाँ सर. Yes, no, anything? ठीक है. Then do let me know if that aircraft is Airbus 320, इसका वेक टर्बुलेंस क्या रहेगा, एंड Boeing 737, इसका वेक टर्बुलेंस क्या रहेगा? लाइट, मीडियम और हाई,
इन तीनों में से क्या रहेगा इसका वेक टर्बुलेंस कैटेगरी? एयरबस 320 और बोइंग 737 का मीडियम रहेगा। मीडियम रहेगा। वेरी गुड। तो जितने भी आपके पॉपुलर एयरलाइनर एयरक्राफ्ट हैं सबके सब वेक टर्बुलेंस कैटेगरी मीडियम में आते हैं। देन वी हैव सीन आफ्टर दैट द डिपार्चर एयरोड्रोम, कि आप किस एयरपोर्ट से डिपार्ट करोगे वो जरूरी है, किस टाइम डिपार्ट करोगे वो लिखना जरूरी है। फ्लाइट रूल, आपके फ्लाइट प्लान में फ्लाइट रूल होने चाहिए, IFR, VFR, Yankee and Zulu. Please do let me know what does it mean by flight rule Yankee and what does it mean by flight rule Zulu? क्या होता है इसका मतलब? Initial IFR, then BFR. कौन से में? Yankee. Yankee में किस? Yankee. Initially this aircraft will fly under IFR and later on it will change to VFR. Zulu? Vice versa. Initial Vice versa of VFR, it. then And then IFR. converted to IFR. Very good. Next important parameter of flight plan is arrival airport. Type of flight means operation type, schedule, non-schedule or training. What is your alternate aerodrome? ठीक है? Which route you will follow? What are the equipments available on board to your aircraft? ठीक है? What is the aircraft model and any other necessary information which seek attention of ATC, ठीक है? Which is important for your operation type. So these 13 parameters shall be readily available with candidate while writing the examination, or any pilot or dispatch team which want to operate any aircraft. तो ये 13 पैरामीटर्स कम से कम आपके पास याद होने चाहिए। एडिशनल वट एवर द पैरामीटर्स आर देयर एज अ पार्ट ऑफ फ्लाइट प्लान, दोज पैरामीटर्स आर सेकेंडरी। आपको अगर याद है बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो बुक पलटिए, देख के बताइए। ठीक है, ऐसा होता है। तो कम से कम ये 13 पैरामीटर्स आपको याद होने चाहिए। क्लियर? हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, डोंट बी वरीड। नेक्स्ट, दिस इज द IATA कोड ऑफ सेवरल कंपनीज एंड as I said, instead of saying nationality and registration marks, we can also call any aircraft by their IATA code and their flight ID. तो अगर किसी एयरक्राफ्ट का फ्लाइट आईडी है 6E748, we can say I fly 748. ठीक है? So I am giving some random flight ID in front of you, random call sign. Please do let me know what will be their actual call sign. उसको हम किस हिसाब से बुलाएंगे? ठीक है? First question is for Victor Tango Papa Romeo Kilo. If this is QP798, what to say this? क्या बोलेंगे इसको, इस फ्लाइट आईडी को क्या बोलेंगे कॉल साइन? देखो, you can take a reference with this table also. This is also available to you. सर आकाशा यार है ना? हाँ हाँ, आकाशा एरी है। क्या बोलेंगे? आकाशा एयर 798। ठीक है? वन मोर फॉर यू, AIX 998। यस, एयर इंडिया 9998। एयर इंडिया एक्सप्रेस। ठीक है? AIX is there. So Air India Express 9998. Victor Tango Sierra Oscar Hotel S5325. High Star 325. Very good. S9396. Chris 3906. Very good. Alpha Juliet Delta, are you available for answer or you are on duty? What is the status? No, sir. Yes, sir. Available for answer. Acha. This one? I fly 9998. And below that? Vistara 458. Vistara 458. Very good. So
These are some of the airliners ITA code and their flight ID. So instead of saying any aircraft by their nationality marks and their registration ID, we can also call any aircraft by their ITA code and their flight ID. Akasa Air 748, ठीक है, Air India 994, like this. ठीक है. So one more for Victor Tango Papa Romeo Kilo. What will be this? हाँ, take reference with table. Don't be worried. Try answering. क्या बोलेंगे इसको? SG968. क्या बोल सकते हैं इसका कॉल साइन? स्पाइस जेट 968. ठीक है. ओके. सी स्पाइस जेट का है SG. चलो, we'll move to the next topic, and that one is ITA code, sorry, airport code as per the ICAO location designator, right? So we'll do practice for some of the airports code as a part of syllabus, as I told, and by the practicing those airports code, we will learn how to write the airport code perfectly. And I hope this time it will be clear for Papa Romeo Kilo. And if that won't be clear you perfectly, or if you struggle at any point, kindly ask me to stop then and there. ठीक है? So that it won't be much confusing for you. हाँ, चलो. एक चीज पूछूंगा कि हाँ हाँ अपने 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 जो डाटा दे, हमने जो डाटा है हमारे पास उसका हाँ प्रैक्टिस हाँ का, उसके पास कहीं में लिखे हाँ. हुए हैं ये सारे एयरपोर्ट के कोड हमारे पास नहीं के नोट्स में? नहीं 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 नहीं. नहीं, That is लिखे हुए not नहीं है. necessary even. हाँ, that is not even necessary. टोटल 8 चार्ट ही हैं और कुछ भी होगा उसी में से पूछेगा. तो अच्छा, सारे इंडिया के एयरपोर्ट का एयरपोर्ट कोड याद करके उसको आंसर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. ओके. ठीक है. Don't be worried. So today we'll practice the chart number 2. Victor Tango Sierra Romeo Juliet is not here today. ठीक है, कोई बात नहीं. They can simply go through by recordings to cover those topics. ठीक है. Now just a second. ये रोटेट कैसे होगा? So today we'll do practice on chart number 2, and we'll look each and every airport, ठीक है, as per the requirements. Done? चलो. Then who is going to let me know about Delhi? Again, दिल्ली का क्या रहेगा एयरपोर्ट कोड? विक्टर इंडिया डेल्टा पापा. डेल्टा पापा. वेरी गुड. कानपुर? विक्टर इंडिया किलो अल्फा. किलो अल्फा. व्हाट अबाउट लखनऊ? विक्टर इंडिया लिमा किलो. Lima kilo. Very good. What about Gwalior and Agra? विक्टर इंडिया अल्फा गोल्फ. Agra. ठीक है. या And Gwalior? विक्टर इंडिया गोल्फ अल्फा. Victor India Golf Alpha for Gwalior. Very good. ग्वालियर. Now, Victor Tango Papa Romeo Kilo. Now your turn. What is the airport code for Nagpur? Try answering that. If you struggle, I'll help you. Don't worry.
नागपुर, okay, Alpha Juliet Delta, Vector Alpha November Papa. November Papa, very good. What about Bhopal? Vector Alpha Bravo Papa. Bravo Lima. Bravo Papa होगा ब्रेवो सर, पापा Bravo Papa, sorry. Bravo Papa. Hmm. It is Bravo Papa in actual. Okay, done. So, just make a note of Bhopal Airport. Instead of VABL, as per the standard rule, Bhopal Airport का code है Victor Alpha Bravo Papa. Done? Now, what about Khajuraho? Yesterday we have seen Vector Alpha Kilo Juliet. Victor Alpha Kilo Juliet. ठीक है, done. What about Patna? Go ahead, try answering. Vector Echo Papa Tango. Victor Echo Papa Tango. Good one. Gaya. Vector Echo Golf Yankee. वेरी गुड. अभी गया का विक्टर एको गोल्फ यांकी है, ठीक है, एज पर द एयरपोर्ट कोड ऑफ इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. बट सपोज आप गया का भूल गए, कोई दिक्कत नहीं, इसको VEG गोल्फ चार्ली लिखो, इट विल नेवर बी ए प्रॉब्लम. बट इन ओरिजिनल इट इज विक्टर टैंगो गोल्फ यांकी. डन. व्हाट अबाउट रांची? Vector Echo Romeo Charlie. रोमियो चार्ली. जमशेदपुर? Vector Echo Juliet Sierra. Juliet Sierra. Victor Tango Sierra Romeo Juliet. What about Kolkata Airport? सर मैं रास्ते में हूँ, पहुंच के बताता हूँ सर, थोड़ा सा वो है. अच्छा, okay, it's okay, never a problem. Any other station? What about this one? Kolkata? Vector Echo Charlie Charlie. Charlie. Very good. So on the chart 2, you can see we have only 3 exceptions. Which one? Gaya, Kolkata and Bhopal. ठीक है? As per the rule, it should be VABL for Bhopal, but in original it is VABP. Gaya ka VEGY and VECC for Kolkata. Rest all airport are usual as per their rule. Now, who is going to tell me about Varanasi? Forgot to answer one. Varanasi का क्या है? Victor Tango Sierra Oscar Hotel. This time you. Check it on the screen. Varanasi. विक्टर इंडिया ब्रावो नवंबर. Very good. Victor India Bravo November. Done. Okay. Victor Tango Papa Romeo Kilo. Is that topic clear to you? No? नो सर, जस्ट थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ में. Okay, थोड़ा आ रहा है ना? Then do let me know how many AFSRA is there. कितने AFSRA हैं? AFSRA क्या होता है अप्सरा? 4 है ना? कितने? 4. That is FIR. कि कौन से हैं 4? Do let me know. FIRs हैं वो. कितने कौन से हैं FIR? इंडिया किसका है? इंडिया, हाँ. मुंबई का. टेक रेफरेंस. आपने कहीं नोट बनाया है, कहीं कुछ लिखा है तो टेक रेफरेंस. Okay, never a problem. First, tell me if you are settled, means if you are stable in room to answer or anything. You are not traveling anywhere, right? No sir, here is light cut, so I'm in road because net Acha. is not available. Acha, got it. I heard some background noise, that's why I feel you are not settled in the room to hear this topic.
कोई नहीं, लेट मी जस्ट टेल दैट अगेन, ठीक है? इफ यू ऑब्जर्व यू विल लर्न, ठीक है? बट यू नीड टू बी लिटिल फोकस्ड, ठीक है? दैट इज टॉपिक इज नॉट ह्यूज. नाउ we'll see by the example of Nagpur. We'll take an example of Nagpur airport and we'll look how it is. So Nagpur का चलो ITA code, sorry, airport code है VANP. Now what does it V means? V कहलाता है AFSRA. इंडियन एफसरा कोड होता है लेटर V, विक्टर. तो इंडिया का भी कोई एयरपोर्ट रहेगा, उसका पहला लेटर कोड होगा V. देन इट कम्स FIR रीजन्स, जो कि 4 हैं, ठीक है? इंडिया, अल्फा, ऑस्कर एंड एको. इंडिया है नॉर्दर्न रीजन, दिल्ली FIR, ठीक है? अल्फा है वेस्टर्न रीजन, मुंबई FIR. ऑस्कर है, ठीक है, सदर्न रीजन, चेन्नई FIR. एंड ईस्टर्न रीजन का है कोलकाता FIR, लेटर कोड E, ठीक है? सो दूसरा, एक तो इंडिया का एयरपोर्ट तो लेटर कोड V. दूसरा मुंबई रीजन का एयरपोर्ट है नागपुर, कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में. और इन द चार्ट यू कैन सी, लेट मी जस्ट जूम द चार्ट वन मोर टाइम. नागपुर इज हेयर एंड इसका FIR कौन सा है? यू कैन सी मुंबई FIR. तो ये हो गया मुंबई FIR का एयरपोर्ट. तो पहला लेटर V, दूसरा अल्फा. क्यों? क्योंकि बिलोंग्स टू मुंबई FIR. देन what is the name of the VR code of Nagpur? NNP. So we'll take first and third letter of airport and we will finalize the name. तो नागपुर का हो गया विक्टर अल्फा नवंबर पापा. क्लियर? Now then help me to write the name of Jabalpur. Try one, will not disturb you much, just only one if you are comfortable. जबलपुर का पहला लेटर होगा विक्टर. क्यों? क्योंकि इंडिया का एयरपोर्ट है. दूसरा लेटर क्या होगा? मुंबई FIR है तो VI. नो, आई होता है दिल्ली का. मुंबई FIR है तो विक्टर अल्फा, ठीक है? चलो लास्ट के 2 लेटर हाँ. क्या होंगे? लास्ट के 2 लेटर AMB. ND नहीं, जबलपुर. जबलपुर जिसको मैंने सर्कल किया है स्क्रीन पे. JB. हाँ, VAJB. Very good. What about Khajuraho? Try one more time. Similarly, that also belongs to Mumbai. Try answering. VAKA. KJ. First and third letter. ठीक है? First and third letter of any city. तो VAKJ. Done? Okay. Try Okay, one more. sir. Help me about Lucknow. This belongs to Delhi FIR. तो दिल्ली FIR का लेटर कोड है I. Now VILK. very good. ठीक है? Good one. Then help me about Delhi. VIL. Sorry, H. हाँ, DN नहीं, यहीं पे एक्सेप्शन है, इसको थोड़ा नोट करो. VIDP is for Delhi. ठीक है? So there are some exceptions. Instead of following the rule first and third letter, कुछ एक्सेप्शंस हैं. तो जो एक्सेप्शंस हैं हम लोग उसी को प्रैक्टिस कर रहे हैं बाय लुकिंग एट द चार्ट. तो जो भी कुछ एक्सेप्शन है आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करके पता चल जाएगा. सो दिल्ली का एक्चुअल में है VIDP, नोट DN. होना चाहिए DN, बट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्यों इसका नाम VIDP रखा, ये उन्हीं से पूछना पड़ेगा. बट इनका नाम है अगर VIDP तो हम उसको VIDP ही बोलेंगे. ठीक है? सो
Like this only, we'll practice daily. Then we'll learn how to write the airport code of various airports in India. Okay? Then please tell me if that topic is clear to you now. Is that clear to you now, or you need more practice? Reading you two. Okay. If you need practice, don't worry. We'll have. Say again. Say again. एक बार फिर से बोलो. What did you say? Yes, sir. Okay, okay. अच्छा, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम. अभी बस आप टॉपिक समझो, ठीक है? प्रैक्टिस मेरे पे छोड़ दो. If time permits, we can have some other session to practice, ठीक है? Especially for you, don't be worried. And if you are comfortable to go on the class and by seeing the previous recorded lecture, then do prefer that. That will be comfortable for you, ठीक है? So we had spent almost half an hour time for the practices of previous lectures. Victor Tango, Sierra, Romeo, Juliet. Please confirm if you are settled down so that we can initiate some new topics. Yes, sir. Yes, sir. Done. तो अभी तक हमने प्रैक्टिस किया. दैट वाज ऑफ ओल्ड क्लासेस, ठीक है? फॉर एनी स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट, ठीक है, प्लीज डू लेट मी नो. डोंट हेजिटेट एंड डोंट बी शाय. आई एम सेइंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. कभी मत शर्माना, कभी मत आप लजाना नहीं, बिकॉज यू ऑल आर स्टूडेंट्स and you all are almost if by your profile I look, you all are junior to me, so I'll be feel more happy if I explain something to you, ठीक है? I don't matter even to explain specifically. आपको अगर छोटे से छोटे डाउट हो, कितना भी जो बोलते हैं ना एब्सर्ड, कुछ लोग बोलते हैं कि फालतू क्वेश्चन पूछ लिया, बट नो क्वेश्चन इज फालतू फॉर मी, ठीक है? सो इफ यू हैव डाउट, डू लेट मी नो आफ्टर क्लास. इफ यू नीड एनी असिस्टेंस, प्लीज डू लेट मी नो, ठीक है? बट टॉपिक को स्किप करके आगे मत बढ़ना. दैट विल बी प्रॉब्लम इन फॉर यू इन फ्यूचर, ठीक है? सो if all are settled down, then I'll start some new topic today, and that is aeronautical phrases. ठीक है? Now, what does it? अरे कौन सा folder खुल जा रहा है? Done. What does it mean by aeronautical phrases? हिंदी में हम लोग कई बार पढ़ते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, right? You all must have gone through that. Like for an example, जो रात में चलता हो या जो रात में विचरण करता है, उसको हम लोग बोलते हैं निशाचर, राइट? डू यू हैव सच फ्रेजेस एंड मुहावरा? आपको याद है कुछ हिंदी के इस टाइप के? कुछ कुछ हम लोग पढ़ते हैं ना अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में. जो बहुत ज्यादा बोलता है तो उसको बोलते हैं वाचाल. जो बहुत कम बोलता है उसको बोलते हैं मूक, मीन्स साइलेंट है वो, म्यूट टाइप, लाइक दैट ओनली. सो अगर मान लो कि हम एटीसी से कम्युनिकेट करें एंड वी आर हैविंग लेंदी कॉन्वर्सेशंस, तो एटीसी का तो फ्यूज उड़ जाएगा, वो एनॉय हो जाएगा, राइट? कि एक एयरक्राफ्ट की कहानी अभी हमने सुनी, अभी दूसरा एयरक्राफ्ट मेरे को अपनी कहानी सुना रहा है, तीसरा, चौथा, कैसे क्या डिस्कशन करे? एंड not every ATC people will belongs to same region. Like if I belongs to Bihar, so my Hindi or my English, anyone must have a little touch of North Indian Hindi, ठीक है? थोड़ा सा बंगाली टच रहेगा, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश का जो अपना ईस्टर्न रीजन है उसका टच रहता है. So these people will be comfortable with my Hindi and my English both. But and I had stayed for sometimes in Delhi also. So North Indian people must be comfortable with my English and my Hindi. But what about South? Whether they are comfortable with me, can we do lengthy talks? No. Whether if that is a person sitting in the aircraft and I am sitting in the ATC, whether I am comfortable with him? No. ठीक है? तो उसके लिए क्या किया गया? To avoid unnecessary lengthy and confusing conversation, we need to follow some phrases. कि अगर आपको कुछ सेंटेंस समझाने में प्रॉब्लम हो रही है, बताने में प्रॉब्लम हो रही है और प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप लेंदी कन्वर्सेशन को अवॉइड करो और फॉलो करो कुछ कुछ फ्रेजेस, कुछ कुछ सेंटेंस, कुछ कुछ कीवर्ड, आप उसका यूज करो
instead of saying lengthy sentences. ठीक है, तो क्या क्या है, we'll just have a look. There are 22 phrases and again I am saying, आज मैं जब इस फ्रेज को एक्सप्लेन करूंगा तो कोई भी इसको अपने दिल पे नहीं लेगा। अपने दिल पे नहीं लेगा का मतलब कि मन में ये सोच के बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है कि सर आपने जो 22 एक्सप्लेन किया याद तो मुझे 2 भी नहीं रह पाया। इस तरह से कोई भी आज के दिन स्पेशली फ्रेजेस को रटने के बारे में नहीं सोचोगे। जस्ट फोकस टू अंडरस्टैंड फर्स्ट, वेदर दैट इज क्लियर टू अंडरस्टैंड और नॉट। याद रहना नहीं रहना दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, तो अभी मैं जो 22 के 22 एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, कोई भी ऐसे मत सोचना कि ये मुझे याद नहीं हो पाएगा या ये मेरे लिए टफ हो रहा है याद करना है ही नहीं। ठीक है, you are speaking Hindi and English, I think almost from Hindi you must be speaking from 20 years, everyone, and English you might be speaking since 8 years, 7 years. Do let me know, क्या आप उसके ग्रामर आज तक याद करके बैठे हो? नहीं। Even I don't remember very basic rules of grammar, but I can speak English hour on an hour, on 2 hour, 3 hour, even whole day I can speak in English. So these phrases are also such, आपको याद नहीं रहेगा उसका ट्रू मीनिंग, बट यू नो हाउ टू यूज दैट। हाउ दैट विल कम? बाय द प्रैक्टिस। सो व्हेन आई विल एक्सप्लेन, जस्ट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक, नोबडी विल ट्राई टू रिमेंबर इट। ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट वन इज एक्नॉलेज। ठीक है, एक्नॉलेज का मतलब होता है लेट मी नो if you have received and understood this message. ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछता हूं ना कि whether this topic is clear to you, आप बोलते हो yes sir or no sir. Instead of saying that, I will say acknowledge it. ठीक है, कि आप मुझे बताओ कि मैंने जो आपको बताया आपके पास सही से पहुंचा और क्या आप उस चीज को सही से समझ पाए हो। ठीक है, तो I can use acknowledge it. ठीक है, तो अगर मैं आपको कुछ बता रहा हूं, देन एक्नॉलेज मीन्स लेट मी नो इफ यू हैव रिसीव्ड, आप तक मैसेज पहुंच गया है और आपने उसको समझ लिया है। आप लोग जब ईमेल लिखते हो तो लास्ट में कई बार लिखते हो ना, एक्नॉलेज द ईमेल, मीन्स आप बताइए कि मैं जो आपको मैसेज देना चाह रहा हूं क्या आप तक सही सलामत पहुंचा है, और सिर्फ सही सलामत पहुंचने से नहीं, क्या आपने उस मैसेज को समझा है, और डू आई नीड मोर एक्सप्लेनेशन। क्लियर? आपकी तरफ से गवर्नमेंट के साइड से कोई नोटिस आता है, ठीक है, कोई सर्कुलर आता है, सो वी आर एक्नॉलेजिंग इट। हम लोग इसको एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ आपने जो नोटिस निकाला, आपने जो रूल निकाला, हम समझ चुके हैं, हम इसको फॉलो करेंगे। क्लियर? एक्नॉलेज इट। करो एनीबॉडी, यस नो एनीथिंग? क्लियर? ठीक है। नाउ जब आप बोलते हो यस और जब आप बोलते हो नो, यही आप बोलोगे ना कि सर नहीं क्लियर नहीं हो पाया, आई नीड वन मोर टाइम एक्सप्लेनेशन, और यू कैन से यस दैट इज क्लियर। सो इन बोथ ऑफ द केस, ठीक है, यस के बदले बोलेंगे अफर्म। ठीक है, यस नहीं बोलना है, क्या बोलना है? अफर्म। ठीक है, सपोज एटीसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा, ये हमने कुछ कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं कि अगर किसी को खुद से ये पढ़ना पड़े तो एग्जाम्पल के थ्रू समझ पाए कि किस फ्रेज का यूज कैसे करना है। अगर एटीसी ने आपसे पूछा कि प्लीज कंफर्म योर एयरक्राफ्ट टाइप इज एयरबस 320, ठीक है, हो सकता है एयरबस 321 और 320 में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। सो इफ ही कंफ्यूज्ड कि कौन सा मॉडल है, 320 या 321, तो आपसे पूछेगा कि आई फ्लाई 738, प्लीज कंफर्म योर एयरक्राफ्ट टाइप इज एयरबस 320। अगर आप एयरबस 320 फ्लाई कर रहे हो तो आप बोलोगे अफर्म, हाँ माय एयरक्राफ्ट टाइप इज एयरबस 320। अगर आपका एयरक्राफ्ट टाइप एयरबस 320 नहीं है, आपका है 321, तब आप क्या बोलोगे? तब आप बोलोगे नेगेटिव। ठीक है, यस का अफर्म और नो का निगेटिव। क्लियर फॉर ऑल? समझ में आया?
यस के बदले यूज करेंगे अफर्म और नो के बदले यूज करेंगे निगेटिव। डन? यस। लेकिन सर हाँ हाँ ये जो आप फ्रेजेस जो बता रहे हैं तो ये मैं कहाँ हाँ अप्लाई हाँ करूंगा, मतलब जैसे अगर जैसे आप हाँ, मेरे से while पूछ रहे while writing the call, जैसे आपने while मेरे से writing the call, नहीं, जैसे आप मेरे से पूछ रहे हो कि मेरा एयरक्राफ्ट एयरबस 320 है कि नहीं है, जो भी है, तो अगर मैं यस हाँ बोल रहा हूँ तो क्या यस की जगह पे मुझे क्या अफर्म बोलना पड़ेगा, ऐसा करके है क्या? अफर्म बोलना पड़ेगा, यस अफर्म बोलना पड़ेगा। मतलब यस अब यूज नहीं करना पड़ेगा। यस यूज नहीं करना है, ठीक। ठीक है। यस यूज नहीं करना है, नो यूज नहीं करना है। यस के बदले बोलना है अफर्म और नो के बदले बोलना है नेगेटिव। डन? आंसर। ओके, नेक्स्ट वन इज अप्रूव्ड। अप्रूव्ड का मतलब होता है परमिशन फॉर प्रपोज्ड एक्शन इज ग्रांटेड। आपने छुट्टी अप्लाई की, आपको छुट्टी मिल गई, मींस योर लीव इज अप्रूव्ड। आपने टेक ऑफ के लिए परमिशन मांगा कि क्या मैं अपना जहाज हवा में उड़ा लूं, एटीसी ने कहा अप्रूव्ड, हाँ उड़ा लो, ठीक है, तो वो बोलेगा अप्रूव्ड। आपने इंजन रनअप के लिए परमिशन मांगा कि नीड इंजन स्टार्टअप, तो उधर से बोलेगा इंजन स्टार्टअप अप्रूव्ड। तो किसी भी सेंटेंस में अगर अप्रूव्ड लग के आया है, इसका मतलब आपको उस काम को करने का परमिशन मिल चुका है। डन? नाउ सिमिलर टू अप्रूवल देयर इज वन मोर फ्रेज एंड दैट इज नोन एज क्लियरेंस। ठीक है, जस्ट हैव अ लुक। एक ध्यान रखो अप्रूव्ड का और एक ध्यान रखो क्लियरेंस का। क्लियरेंस का क्या मतलब है? क्लियरेंस मीन्स authorized or approved to proceed, but there is certain conditions specified with you. जैसा मीनिंग अप्रूवल का वैसा ही मीनिंग निकलता है क्लियरेंस का और क्लियर्ड का, लेकिन क्लियरेंस में एक कंडीशन स्पेसिफाइड होगा हमेशा। ठीक है, आप लोग नोट डाउन करो फ्रेज का स्पेलिंग। क्लियरेंस, क्लियरेंस मीन्स देयर इज ए कंडीशन स्पेसिफाइड। किस टाइप का कंडीशन? विल हैव अ लुक। आपने बोला कि हमको एयरक्राफ्ट का इंजन स्टार्ट करना है, ठीक है, तो एटीसी ने बोला अप्रूव्ड। अब आप चाहो तो हाई पावर पे रन करो या लो पावर पे रन करो या आइडल पावर पे रन करो, ठीक है, बट आपने बोला आई नीड टू स्टार्ट द इंजन, एटीसी ने कहा क्लियर्ड फॉर स्टार्ट द इंजन ऑन आइडल पावर ओनली। तो उसने क्या किया? उसने आपको परमिशन तो दिया लेकिन एक कंडीशन लगा दिया। क्या कंडीशन लगाया? आइडल पावर ओनली, हाई पावर पे चले मत जाना। तो अगर आपको अप्रूवल मिलता है अंडर सर्टेन कंडीशन स्पेसिफाइड, देन दैट इज नोन एज क्लियरेंस। आपने छुट्टी के लिए अप्लाई करी, आपको बोला 5 दिन का ही छुट्टी दूंगा, सो दैट इज अ क्लियरेंस। आपने छुट्टी के लिए अप्लाई करी, 5 दिन की छुट्टी आपके मन में है, 10 दिन 12 दिन रह लिए, दैट इज अप्रूवल। ठीक है, सो अप्रूवल मीन्स आपको वो एक्शन किस तरीके से परफॉर्म करना है ये आप पे डिपेंड करता है। आपको मन है जिस टाइप से भी परफॉर्म करने का आप करो, अप्रूवल। क्लियरेंस में अप्रूवल के साथ साथ कुछ कंडीशन लगा के मिलेंगे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्लियरेंस। क्लियर फॉर यू नाउ? यस सर। ठीक है, किसी को नहीं समझ में आएगा स्टॉप मी देन एंड देयर। नाउ फॉर नाउ ब्रेक एंड ब्रेक, ब्रेक को आप लोग पार्किंग लॉट में लिख के रखिए, ठीक है, अपने नोट में लिख के रखिए, मुझे भी याद रहेगा एनी हाउ कि ब्रेक और ब्रेक ब्रेक मैं अभी एक्सप्लेन नहीं किया हूं। दीज टू टॉपिक्स आर नॉट बीइंग फ्रीक्वेंटली यूज्ड, तो इसको एक्सप्लेन करूंगा टाइम आने पे, आई विल एक्सप्लेन ऑटोमेटिकली, डोंट बी वरीड। बट फॉर नाउ ब्रेक और ब्रेक ब्रेक को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट वन इज कैंसिल। बोलते हैं ना लीव कैंसिल हो गया, ट्रेन कैंसिल हो गया, क्या मतलब? एनल्ड, ठीक है, एनुल द प्रीवियसली ट्रांसमिटेड क्लियरेंस, मीन्स आपको जो पहले क्लियरेंस या परमिशन मिला है ना, उसको नल्लीफाई कर दिया गया। हम लोग बोलते हैं ना नल्लीफाई हो गया, मतलब अब उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो कैंसल मतलब जो भी आपको प्रीवियसली ट्रांसमिटेड क्लियरेंस या अप्रूवल मिले थे, अब उसको कैंसिल कर दिया गया। आपको बोला गया था टेक ऑफ कर जाओ, बोलेगा कैंसिल टेक ऑफ, मीन्स टेक ऑफ मत करो। रीजन में भी एनीथिंग, cancel the takeoff, weather is not good,
कैंसिल द टेक ऑफ, बर्ड्स ऑन द रनवे, कैंसिल द टेक ऑफ, बर्ड इज ऑन द क्लियर वे। तो रीजन कुछ भी हो सकते हैं कैंसिलेशन का, बट कैंसिल का मतलब नलिफाई हो गया आपका परमिशन। डन। एग्जाम्पल से देखो, आपको मिला था इंजन ऑन करने का परमिशन, सडनली एटीसी ने क्या नोटिस किया कि आपके पीछे एक सेस्ना 172 एयरक्राफ्ट खड़ा है, तो अगर आप इंजन स्टार्ट कर दोगे ये तो उड़ जाएगा, तो उसके लिए होल्ड लग गया। क्या होल्ड लग गया कि आपका स्टार्टअप कैंसिल। क्यों? क्योंकि सेस्ना 172 इज बिहाइंड यू, वेट फॉर द एप्रॉन क्लियर। जब एप्रॉन खाली हो जाएगा तब तक आपका स्टार्टअप कैंसिल माना जा रहा है। डन। नेक्स्ट वन इज चेक। हम लोग बोलते हैं ना रीडेबिलिटी चेक। चेक का मतलब होता है एग्जामिनिंग अ सिस्टम और एग्जामिनिंग अ प्रोसीजर। ठीक है, हम लोग जो बोलते हैं हाउ डू यू रीड, मीन्स हम लोग उसका रीडेबिलिटी चेक करते हैं कि ये जो आपने हमको यंत्र दिया है, ये जो आपने हमको मशीन दिया है कि इससे हम एटीसी से बात कर पाएंगे, बताओ कि क्या मेरी बात हो पा रही है कि नहीं। सो व्हाट वी आर डूइंग रीडेबिलिटी चेक, कि इस मशीन का यूज करके क्या हम रीडेबल है एटीसी को, और सेम मशीन पे क्या एटीसी हमको रीडेबल है। तो वी आर डूइंग एग्जामिनेशन, किस चीज का? उस सिस्टम का और उस प्रोसीजर का, कि आप अगर एटीसी से बात करोगे तो एटीसी आपको रिप्लाई देगा। तो चेक का मतलब होता है एग्जामिनिंग। डन। नाउ क्लियर्ड हमने बताया ही, क्लियर्ड और क्लियरेंस। इफ अप्रूवल इज परमिटेड टू यू अंडर सर्टेन कंडीशन स्पेसिफाइड, देन दैट इज नोन एज क्लियरेंस। ठीक है। नेक्स्ट वन इज कंफर्म। नाउ कंफर्म इज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हमने ग्रामर में पढ़ा था, राइट? अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यू आर राम इज एन अफर्मेटिव सेंटेंस कि नहीं, यू आर वाज आई आउट फॉर सेक? मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी? यस सर। ठीक है, कोई नहीं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मेरे को पता चल गया। नेटवर्क का कुछ ना कुछ रहता ही है, कांट डू एनीथिंग ओवर दिस। ओके, सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस। सपोज 3 टाइप के सेंटेंस बेसिकली, हालांकि ज्यादा टाइप के होते हैं, हमने 3 टाइप के सेंटेंस प्राइमरली पढ़े थे ग्रामर में। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव क्या हुआ? यू आर अ बॉय, कि आप लड़के हो, अफर्मेटिव। यू आर नॉट अ बॉय, नेगेटिव सेंटेंस। आर यू अ बॉय, interrogative sentence. So where there is a sentence where it representing a certain kind of question, then that is known as interrogative sentence. So confirm is a interrogative sentence. अगर कोई बोलता है confirm, इसका मतलब I request verification. I request verification of क्या? Verification of clearance, verification of instruction, verification of action और verification of information. हम आपसे पूछता हूं ना, प्लीज कंफर्म इफ यू हैव क्लियर ऑन दिस टॉपिक, मतलब आप मुझे बताओ कि क्या आपको ये टॉपिक समझ में आया। सो व्हाट आई रिक्वेस्ट अ वेरिफिकेशन। सो व्हेन आई यूज कंफर्म, इसका मतलब आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन टू समवन कि बताइए ये टॉपिक आपको क्लियर है कि नहीं, राइट? यस सर। सो कंफर्म इज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। मैंने आपको जब स्टडी मटेरियल शेयर किया था ओवर ईमेल, सो आई ड्रॉप अ टेक्स्ट, प्लीज कंफर्म दैट इज रिसीव्ड, कि प्लीज बताइए कि आपको मिला कि नहीं, लाइक दैट ओनली। कंफर्म इज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नाउ कॉन्टैक्ट मीन्स एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन विथ। कॉन्टैक्ट इज ए वेरी जनरल सेंटेंस। कोई बोलता है ना, सपोज आप कुछ परेशान हो तो आपको बोलता है ना कि एक बार उससे कंसल्ट करो या एक बार उससे कॉन्टैक्ट करो। तो आरटी में हम क्या करते हैं? आरटी में हमारा काम है कम्युनिकेशन एस्टेब्लिशमेंट करना। सो इन आरटी इफ द सेंटेंस इज यूज्ड एज कॉन्टैक्ट मींस एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन। कॉन्टैक्ट दिल्ली टावर, जाओ दिल्ली टावर से बात करो। कॉन्टैक्ट दिल्ली अप्रोच, जाओ दिल्ली अप्रोच से बात करो।
कॉन्टैक्ट दिल्ली कंट्रोल, जाओ दिल्ली कंट्रोल से बात करो, लाइक दैट, ठीक है। सो विक्टर टैंगो पापा रोमियो किलो, प्लीज डू लेट मी नो द हायरार्की ऑफ एटीसीज, कितने सारे डिपार्टमेंट में एटीसी में, प्लीज डू लेट मी नो। कौन कौन से हैं? Please the meeting. हाँ, she is in the meeting. Okay, please do let me know how many are there. Ground, tower, approach, क्या क्या सब है? Okay. एरोनॉटिकल स्टेशन रेडियो। Okay, ठीक है। हाँ, रेडियो डन। नेक्स्ट एरोनॉटिकल कंट्रोल टावर। VHF पे शुरू से जूनियर टू सीनियर। टावर, ग्राउंड, अप्रोच, कंट्रोल। उल्टा उल्टा पुल्टा नहीं, उल्टा पुल्टा नहीं, सीरियली सीरियली, जूनियर से सीनियर। ग्राउंड, टावर, अप्रोच एंड कंट्रोल, ठीक है। पहले एप्रॉन या ग्राउंड, फिर टावर, फिर अप्रोच और कंट्रोल। डन। सो दीज आर द एटीसी ऑफिसेस नाउ। ठीक है। सो इफ समवन टोल्ड contact Delhi tower, so I need to establish communication with Delhi tower. Contact Delhi approach means I need to establish communication with Delhi approach. तो अगर कोई बोलता है contact मतलब communication establish करिए, ठीक है। Then next one is correct, ठीक है। What does it mean by correct? correct का हम वहां पे इस्तेमाल करते हैं जहां पे, ठीक है, जहां पे yes बोलने की जरूरत पड़े और उस यस बोलने वाले टर्म में अगर किसी टाइप का पैरामीटर इन्वॉल्व्ड है, किसी भी टाइप का डेटा इन्वॉल्व्ड है, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग यस वी विल से करेक्ट। सपोज आपको बोला कि क्या आपका एयरक्राफ्ट टाइप एयरबस 320 है, सो यू कैन से अफर्म माय एयरक्राफ्ट टाइप इज एयरबस 320, बेसिक टॉपिक है। बट एट द सेम टाइम इफ दे आस्क्ड कंफर्म योर अल्टीट्यूड इज 18,000 फीट, क्या आप 18,000 फीट पे फ्लाई कर रहे हो, तो आप अगर वहां पे अफर्म से रिप्लाई करोगे सही माना जाता है। बट यहां पे क्या है, किसी टाइप का पैरामीटर शेयर किया गया है, तो आप उसको बोलो करेक्ट, ठीक है। 18,000 फीट, ठीक है। सो जहां पे यस बोलने की जरूरत पड़े लेकिन वहां पे किसी टाइप का डेटा इन्वॉल्व्ड है, किसी भी टाइप का पैरामीटर इन्वॉल्व्ड है, तो यस इज अ वेरी जनरल आंसर। इंस्टेड ऑफ सेइंग यस आप बोलो करेक्ट, ठीक है। अगर कोई बोलता है इज योर करेंट हाइट इज 6 फुट 2 इंच, सो आई विल से करेक्ट, ठीक है, बिकॉज देयर इज सम पैरामीटर। इस पैरामीटर का इंपॉर्टेंस हो सकता है कुछ ना कुछ, ठीक है। कंफर्म योर स्क्वाक कोड इज 2468, सो यू विल से करेक्ट। क्यों? क्योंकि यहां पे एक पैरामीटर इन्वॉल्व्ड है, तो अफर्म एक जनरल आंसर हो जाता है एंड बीइंग अ टेक्निकल पर्सन विल यूज द करेक्ट पैरामीटर। समझ में आया करेक्ट का यूज? जहां पे यस थोड़ा जनरल जैसा होता है वहां पे बोलेंगे करेक्ट। डन। नाउ समथिंग इज नोन एज करेक्शन। सपोज कुछ बोलते बोलते आपसे मिस्टेक हो जाता है तो आप बोलते हैं ना सॉरी सॉरी, ऐसा नहीं, ये, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग सॉरी सॉरी वी विल से करेक्शन, ठीक है। करेक्शन का मतलब होता है एन एरर हैज बीन मेड इन दिस ट्रांसमिशन एंड द करेक्ट वर्जन इज दिस। सपोज आई वाज सेइंग क्या कह सकते हैं, एयर टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमिडिटी 32, एयर स्पीड 300, ठीक है। हम अपने एयरक्राफ्ट का कुछ ना कुछ पोजीशन रिपोर्ट कर रहे हैं, अचानक से हमको रियलाइज हुआ कि एयर स्पीड तो 300 है ही नहीं, एयर स्पीड है 200, तो हम क्या बोलेंगे, करेक्शन। जैसे ही हम बोलेंगे करेक्शन तो लास्ट में हमने जो बोला वो हो जाएगा कैंसिल, और फिर बोलेंगे एयर स्पीड 200, मतलब एयर स्पीड हमारे मुंह से गलती से 300 निकल गया, एयर स्पीड एक्चुअल में 200 ही है, राइट। सपोज इफ आई से माय होम टाउन पिन कोड 851126, करेक्शन 851129,
ठीक है, तो जैसे ही हमने बोला करेक्शन, तो सबसे लास्ट में हमने जो बोला वो अपने आप कैंसिल माना जाता है। ठीक है, सपोज मेरा एयरक्राफ्ट जा रहा है दिल्ली से मुंबई, बट बाय मिस्टेक आई हैव टोल्ड दिल्ली टू कोलकाता, करेक्शन दिल्ली टू मुंबई। समझ में आया? करेक्शन बोलेंगे तो जो हमने बोला उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, और करेक्शन बोलने के बाद जो बोलेंगे उसको सही मान लिया जाएगा। इज दैट क्लियर नाउ? तो करेक्शन का यूज करते हैं हम लोग छोटे छोटे मिस्टेक्स के लिए। जहां पे छोटे छोटे मिस्टेक्स होते हैं वहां पे यूज करते हैं करेक्शन। सॉरी नहीं बोलते हैं हम लोग, ठीक है? एग्जामिनेशन में हम लोग बोलते हैं करेक्शन। नाउ जब हम करेक्शन बोलेंगे तो हमारे लेंदी आंसर्स में लास्ट वाला पैराग्राफ कैंसिल माना जाएगा, या फिर करेक्शन बोल के हम जितने पैरामीटर को रिपीट करेंगे उतना पोर्शन कैंसिल माना जाएगा। लेकिन सपोज पूरा का पूरा कॉल ही गलत आदमी को चला गया, रॉन्ग नंबर पे लग गया, तो बोलते हैं ना, अच्छा सॉरी आपके लिए कॉल नहीं था, दिस कॉल बिलोंग्स टू सम ऑफ माय फ्रेंड, लाइक दैट। तो पूरा का पूरा कॉल ही गलत नंबर पे लग गया, उस केस में बोलेंगे डिसरिगार्ड, कि मैं बेंगलोर टावर से बात नहीं करना चाह रहा था, आई वॉन्ट टू कॉल सम अदर स्टेशन। तो छोटे से सेंटेंस को ठीक करना है करेक्शन, पूरे के पूरे सेंटेंस को कैंसिल कराना है डिसरिगार्ड। ठीक है? सो सपोज विक्टर टैंगो अल्फा ब्रावो चार्ली इज एन एयरक्राफ्ट, और उससे कॉल गलत स्टेशन को चला गया, कोई बात नहीं, बेंगलोर टावर को कॉल चला गया, गलती से कॉल करना था बेंगलोर अप्रोच को, तो कुछ नहीं, वो सीधा बोल देगा बेंगलोर टावर डिसरिगार्ड विक्टर टैंगो अल्फा ब्रावो चार्ली, कि बेंगलोर टावर आप डिसरिगार्ड कर दीजिए, मींस पूरा का पूरा मैसेज इग्नोर कर दीजिए। किसका? विक्टर टैंगो अल्फा ब्रावो चार्ली का। विक्टर टैंगो अल्फा ब्रावो चार्ली ने जो कुछ भी कॉल की दिया था आपको पहले, उसको प्लीज डिसरिगार्ड कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। आपसे मोबाइल रिचार्ज खत्म होने लगता है तो कंपनी वाले मैसेज करते हैं ना कि डू अ मोबाइल रिचार्ज ऑफ 699 इग्नोर इफ ऑलरेडी डन, ऐसा करके लिखता है ना कई बार, कि इग्नोर कर दीजिए अगर आपने कर लिया है तो। सिमिलरली आपको जो कॉल गया था उसको इग्नोर कर दीजिए। ठीक है? नाउ नेक्स्ट फ्रेज इज हाउ डू यू रीड। सी, दिस इज द फ्रेज फॉर रीडेबिलिटी चेक। इसका क्या मतलब है? व्हाट इज द रीडेबिलिटी ऑफ माय ट्रांसमिशन। इसीलिए मैं बोलता था कि इसमें किसी भी टाइप का मिक्सिंग अलाउड नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं हाउ डू यू रीड मी, हाउ आर यू रीडिंग मी, हाउ एम आई रीडिंग यू, ऐसा करके। नो, सिंपल प्रेजेंट टेंस 4, हाउ डू यू रीड, इसका मतलब होता है व्हाट इज द रीडेबिलिटी ऑफ माय ट्रांसमिशन। तभी हम रीडेबिलिटी चेक में इसका यूज करते हैं। डन? नाउ just have a look. Something is I say again and something is say again. ठीक है? अगेन अच्छे से सुनो। say again is an interrogative sentence. सपोज मैं आपको क्लास में समझा रहा हूं, आपको समझ में नहीं आया, तो आप बोलोगे सर प्लीज से अगेन, बोलते हो ना कि सर एक बार फिर से बताओ। सेम, से अगेन का मतलब रिपीट ऑल, या तो पूरा रिपीट करिए या कुछ पोर्शन ऑफ द ट्रांसमिशन को रिपीट करिए। सर आपने जो 4 टॉपिक पढ़ाया ना उसमें मैं 2 टॉपिक नहीं समझ पाया, ऐसा बोलते हो ना कि फ्लाइट प्लान वाला पोर्शन मुझे नहीं समझ में आया, ये वाला मुझे नहीं समझ में आया। सो उस केस में आप यूज करते हो से अगेन का। एक बार फिर से बोलो तो सर आपने जो बोला ना वो मुझे नहीं समझ में आया, ये हो गया से अगेन। बट व्हेन इट इज आई से अगेन, मतलब मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, तो एज अ टीचर मैं जब किसी चीज को रिपीट करता हूं उस केस में हम लोग बोलते हैं आई से अगेन। ठीक है? सो से अगेन इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक बार फिर से बताइए। एंड जहां पे लग गया आई से अगेन, मतलब मैं उस चीज को एक बार फिर से बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं? फॉर बेटर क्लैरिटी और एम्फेसिस, एम्फेसिस मतलब जोर देने के लिए। मैं चाहता हूं कि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाओ, इसलिए मैं इस टॉपिक को 2 बार 3 बार पढ़ा रहा हूं, लाइक दिस। So I'm saying it again and again. I'm repeating it again and again. Why I'm repeating it? Why I'm saying it again? For the more clarity, for the emphasis. मुझे इस बात पे जोर देना है, इसीलिए बार बार बोल रहा हूं।
डन? समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, अफर्म, ठीक है। नेक्स्ट, अभी से शुरू कर दो, इट विल बी गुड। नाउ इफ इट इज नोन एज मेंटेन, कुछ लोग बोलते हैं ना कि आई विल मेंटेन माय वेट एंड क्या कहते हैं उसको, वेट एंड बैलेंस, मतलब मैं अपना वेट मेंटेन करूंगा, मींस करेंटली माय वेट इज 78 kg एंड आई विल मेंटेन इट, मैं इतना ही वजन कराऊंगा, ना कम होऊंगा ना ज्यादा होऊंगा। सिमिलरली मेंटेन, मेंटेन का मतलब whatever the permission has given to you, whatever the condition has specified to you, continuously follow that, do not alter, ठीक है, कुछ भी चेंज मत करो। अगर आपको बोला गया कि 36,000 फीट पे फ्लाई करो तो इसी पे फ्लाई करते रहो, 35, 38, 37 ये सब नहीं करना है। डन? सो मेंटेन मीन्स कंटिन्यू इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशन स्पेसिफाइड, आपको जो बोला गया है उसके साथ कंटिन्यूली प्रोसेस करो, आगे बढ़ो। डन? एंड मॉनिटर मीन्स लिसन आउट ऑन या फिर फॉलो अप, हैव अ लुक आउट, उसको बोलते हैं मॉनिटर, लुक आउट, ध्यान रखो या जाके वहां पे सुनो क्या बोल रहा है। कई बार होता है ना कि कुछ न्यूज आते रहता है तो हम लोग बोलते हैं आज तक पे देखो वो वाला न्यूज चल रहा है, या फिर जी न्यूज लगा के देखो ये वाला न्यूज शेयर हो रहा है, लाइक दैट। और अभी क्रिकेट चल रहा है तो स्टार स्पोर्ट्स लगा के देखो क्रिकेट आ रहा है, मींस मॉनिटर स्टार स्पोर्ट्स, वहां पे आपको क्रिकेट मिलेगा। सिमिलरली एटीसी में से मॉनिटर 123.5 132.5 लगा के देखो, सॉरी 132.5 लगा के देखो, वहां पे जो कोई भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर होगा उसको सुनो और समझो, वो इंपॉर्टेंट मैसेज हो सकता है आपके लिए। सो मॉनिटर मतलब लिसन आउट ऑन, किस पे, किसी फ्रीक्वेंसी पे, ये वाला फ्रीक्वेंसी सेट करिए, जो इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जा रही है वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। डन? सो मेंटेन एंड मॉनिटर का बीच का डिफरेंस समझा? मेंटेन को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं MNTN और मॉनिटर को लिखते हैं MNTR। तो ये दोनों शॉर्ट फॉर्म में कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछता है MNTN तो उसमें लिखना पड़ता है मेंटेन, और एक जगह लिखा रहेगा MNTR, उसका मतलब मॉनिटर। ठीक है, क्लियर? नाउ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड यही एक फ्रेज है जो मैं आपको बोलूंगा रटने के लिए, ठीक है, इसको समझो। आपको नहीं समझ में आएगा, मैं अवेलेबल हूं, अभी 1 घंटा ही हुआ है क्लास का, बहुत हमने कवर कर लिया है। आपको नहीं समझ में आएगा आप मेरे से पूछना, nobody will shy, nobody will hesitate, especially on this phrase, नेगेटिव के फ्रेज में कोई नहीं शर्माएगा, ठीक है? शर्माएगा तो मैं पूछ लूंगा, ठीक है, फिर आप शर्माओगे कि मुझे नहीं आता है। डन? निगेटिव का 4 मीनिंग, ठीक है, निगेटिव एक ऐसा फ्रेज है जिसके 4 मीनिंग है और चारों के चारों मीनिंग क्वेश्चन में कई बार पूछता है, तो आपको ये याद रहने चाहिए। निगेटिव का यूज हम 4 जगह पे कर सकते हैं। कैसे? नो बोलने के लिए भी आप नेगेटिव का यूज करते हो, ठीक है। सपोज इफ आई से कि विक्टर टेंगो सियरा रोमियो जूलियट कन्फर्म योर नेम इज सूरज, तो सपोज आपका नाम सूरज नहीं है बट आपने शौक से अपना SRG रखा कॉल साइन, तो आप बोलोगे नेगेटिव, माय नेम इज प्रतीक, लाइक दैट। तो नो बोलने के लिए नेगेटिव। अगला, परमिशन नॉट ग्रांटेड, आपने बोला रिक्वेस्ट इंजन रनअप, ATC ने बोला नेगेटिव, इंजन रनअप नॉट अप्रूव्ड, मतलब आपको परमिशन नहीं मिला, आपने जो रिक्वेस्ट दिया उसको वापस कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, ठीक है, रिटर्न कर दिया गया, परमिशन नॉट ग्रांटेड। थर्ड, दैट इज नॉट करेक्ट, यहां पे मेरे से स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, दैट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। सपोज ATC हैव टोल्ड विक्टर टेंगो सियरा रोमियो जूलियट कंफर्म योर अल्टीट्यूड इज 18,000 फीट, बट आपका अल्टीट्यूड है 16,000 फीट, तो आप बोलोगे नेगेटिव,
My altitude is 16,000 feet. क्लियर? मैं 18,000 फीट पे नहीं हूं, मैं 16,000 फीट पे हूं. सो दैट इज नॉट करेक्ट. चौथा, नॉट कैपेबल. मैं आपको बोलूं कि आई एम लिविंग इन पुणे, काइंडली कम टू पुणे, मैं आपको घुमाऊंगा. सो यू कैन से सर नहीं आ सकता, अभी तो मैं घर पे हूं और अचानक से कैसे तुरंत पुणे आ जाऊं, लाइक दिस. नाउ इफ एटीसी टोल्ड क्लाइंब 7,000 फीट, ठीक है, विद इन 15 नॉटिकल माइल, कि 15 नॉटिकल माइल के अंदर अंदर 7,000 फीट की एल्टीट्यूड को क्रॉस कर जाओ ताकि दूसरा एयरक्राफ्ट हमारे यहाँ पे आके लैंड करे. तो अगर आप उस चीज के लिए कैपेबल नहीं हो, आपका एयरक्राफ्ट छोटा है, ऐसा परफॉर्मेंस नहीं कर सकता, तो आप बोलोगे नेगेटिव. वी कैन नॉट क्लाइंब 7,000 फीट विद इन 15 नॉटिकल माइल, कि हमारी कैपेबिलिटी वैसी नहीं है. डन. इफ ATC टोल्ड कि यूज हाफ लेंथ ऑफ रनवे फॉर द टेक ऑफ, सो यू कैन से नेगेटिव. ठीक है, आधे रनवे में हम टेक ऑफ नहीं कर पाएंगे, हमको फुल लेंथ ऑफ रनवे चाहिए. डन. सो नेगेटिव के 4 मीनिंग: नो, परमिशन नॉट ग्रांटेड, दैट इज नॉट करेक्ट एंड नॉट कैपेबल. ठीक है, चारों केस में हम लोग यूज करते हैं नेगेटिव. डन. इज दैट क्लियर? यस सर. नेगेटिव, नॉट क्लियर. अफर्म. अफर्म. ठीक है. क्लियर? अल्फा जूलियट डेल्टा, अदर स्टेशंस फर्म्स. पक्का अफर्म सर. affirm. पक्का समझ में आया सबको? ठीक है. तो नेगेटिव के चारों मीनिंग क्वेश्चन नंबर 5 में पूछते हैं, आपको याद करने पड़ेंगे. भूलोगे, ठीक है, डोंट बी वरीड, आप भूलोगे, दिस इज यूजुअल, भूलते हैं. ठीक है, लेकिन अगर आपका एक झलक भी पड़ जाए इस सेंटेंस पे, तो ऐसा नहीं हो कि आपको ये समझ में नहीं आए. ठीक है, भूलना इज नेचुरल हेयर, बट अगर आपका तिरछी नजर भी पड़े ना इस पे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बोलो कि नॉट कैपेबल का मतलब क्या था. ऐसा नहीं होना चाहिए, बस फिर आपका मामला सॉर्टेड है. तो निगेटिव के 4 मीनिंग याद नहीं होगा, नोटबुक पे लिख लो, 2 दिन 3 दिन में एक बार नजर मारोगे, आपको याद रहेगा. ठीक है, डन. नाउ नेक्स्ट वन इज रीड बैक, एंड रीड बैक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट इन एविएशन. ठीक है, रीड बैक का मतलब रिपीट, कि मैंने जो बोला बोल के सुनाओ. हम लोग बोलते हैं ना 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1, तो उधर से भी बोलता है 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1. मीन्स वो क्या कर रहा है, वो उसका रीड बैक कर रहा है. रीड बैक इसीलिए इंपॉर्टेंट है. रीड बैक का मतलब क्या, आइदर पूरा और कोई स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ए मैसेज को आप सेंड बैक टू मी एग्जैक्टली एज रिसीव्ड, जैसा आपको सुनाई दिया वैसा ही मुझे बताओ. ठीक है, उसमें कोई भी मिर्च मसाला हल्दी मत डालो, जैसा आपने सुना वैसा ही एग्जैक्टली बैक टू मी. ठीक है, इसका मतलब रीड बैक. ठीक है, अब रीड बैक हर उस पैरामीटर का, हर उस परमिशन का, हर उस अप्रूवल का रीड बैक जरूरी है जिस परमिशन के बाद आप कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म करोगे. सपोज आपने बोला रिक्वेस्ट इंजन रनअप, एटीसी ने बोला इंजन रनअप अप्रूव्ड, तो आप भी अपने साइड से बोलोगे इंजन रनअप अप्रूव्ड. ठीक है, ताकि अगर एटीसी बाद में बोले कि मैंने तो इंजन रनअप अप्रूव्ड बोला ही नहीं था, मैंने तो बोला था नॉट अप्रूव्ड, तो आप अब तो यहाँ पे फंस जाओगे कि नहीं सर आपने अप्रूव्ड बोला था, रिकॉर्डिंग सुन लो, रिकॉर्डिंग तो होता नहीं है. ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, सपोज एटीसी ने बोला नॉट अप्रूव्ड, बट आपको सुनाई दिया कि ही इज सेइंग अप्रूव्ड. नॉइज बहुत ज्यादा होता है एयरपोर्ट पे, तो किसी रीजन से आपको लगा कि आपने बोला था अप्रूव्ड, और आपने उसको रीड बैक में बोल दिया इंजन रन अप अप्रूव्ड, और आपने इंजन रन कर लिया. तो भले गलती आपकी हो, लेकिन रिस्पॉन्सिबल आप नहीं होंगे. क्यों? तब आप एटीसी को बोलोगे सर माना कि आपने बोला नॉट अप्रूव्ड, बट जब मैंने रीड बैक दिया तब आप कहां थे,
तब आपको रोकना चाहिए था ना कि निगेटिव, इंजन रन अप नॉट अप्रूव्ड। ठीक है, आपने चलो माना कि आपने बोला नॉट अप्रूव्ड, बट मैंने तो सुना अप्रूव्ड, और उस चीज को मैंने क्रॉस चेक करने के लिए मैंने उस पैरामीटर का रीडबैक दिया था कि इंजन रन अप अप्रूव्ड। तो अगर आपको मना करना था तो जब मैं रीडबैक दे रहा था उस टाइम कहाँ सो रहे थे? वहीं बोल देते ना कि नहीं करो। अब आपने नहीं बोला और मैंने इंजन रन अप कर लिया, तो आप बोल रहे हो आपकी गलती कैसे है? डन। सो रीडबैक इज इंपॉर्टेंट इसी रीजन से कि हो सकता है जो दो स्टेशन के बीच में बात हो रही है, एक स्टेशन का मैसेज थोड़ा कंफ्यूजिंग हो, सेकंड वाले ने समझा कि हाँ चलो मैंने आपको बुलाया कि आ जाओ, आज कहीं घूमने चलते हैं, तो कई बार आप बोलते हो ना कि आ तो नहीं पाऊंगा या फिर मैं कोशिश करूंगा आने की। तो ये कंफ्यूजिंग टाइप आंसर हो गया कि कोशिश करोगे का मतलब क्या, आओगे या नहीं? तो सपोज बोलोगे चलो आ जाते हैं, अगेन कंफ्यूजिंग कि चलो आ जाते हैं नहीं, आओगे या नहीं, हाँ या ना। तो ऐसा ऐसा कंफर्म करता है ना सेकेंड स्टेशन। सिमिलरली इफ एटीसी इज सेइंग समथिंग कि आपको इंजन रन करने का परमिशन दे रहा हूं, तो आप उसी मैसेज को रिपीट करो कि अगर आपको आपत्ति है तो मैं रीडबैक दे रहा हूं, मुझे रोक लो। अगर रीडबैक देने तक में आपको आपत्ति नहीं है तो मैं एक्शन परफॉर्म करने जा रहा हूं, बाद में मत बोलना कि आपने क्यों किया ऐसा। ठीक है, सो देयर आर मेनी सिनेरियो व्हेन इट विल कम कि जैसे ही आपको अप्रूवल मिलेगा आप पहले उसका रीडबैक दोगे। डन, समझ में आया? नेगेटिव समझ में आया कि नहीं? कंफर्म इफ दैट इज क्लियर टू ऑल। अफर्म या अफर्म सर, अफर्म। ठीक है, देन इफ दैट इज क्लियर टू यू देन आई लुक एट रीक्लियर्ड। रीक्लियर्ड का क्या मतलब है? रीक्लियर्ड का मतलब है अ चेंज हैज बीन मेड टू योर क्लियरेंस। आपको जो पहले बोला था ना उसमें मैंने थोड़ा प्लान में थोड़ा चेंज रहने का। ठीक है, सपोज आपको हाई पावर रन करना था, ठीक है, बट एटीसी ने बोला कि क्लियर फॉर आइडल पावर रन अप। ठीक है, आइडल पावर रन अप, आइडल पावर होता है कि जब एयरक्राफ्ट में थर्स्ट डेवलप नहीं होगा। ठीक है, आइडल पावर मींस थर्स्ट नहीं मिलेगा, रन करेगा, आरपीएम गेन करेगा एयरक्राफ्ट, बट उसमें आगे बढ़ने का फोर्स नहीं रहेगा, तो उसको बोलते हैं आइडल पावर। तो आपको हाई पावर रन करना था, मींस फुल पावर में इंजन ड्रॉ करना था, बट एटीसी ने एक बार में बोला कि आइडल पावर रन करो। क्यों? क्योंकि उसको एक डाउट था कि हो सकता है कि इसके पीछे एक एयरक्राफ्ट है और इसको अगर फुल रनअप का परमिशन दे दिया तो छोटा वाला एयरक्राफ्ट डिस्टर्ब हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद वो छोटा वाला एयरक्राफ्ट यहां से हट गया, तब वो आपको बोलेगा ना कि अच्छा सियरा रोमियो जूलियट आपको हाई पावर रन करना था ना, एक काम करो आप हाई पावर रन कर लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। सो ऐसा जो केस आया कि आपको जो मैंने पहले परमिशन दिया मैं उसको कैंसिल नहीं कर रहा हूं, बट आपकी जो इंटेंशन थी उसको मैं पूरा कर रहा हूं कि आपको जो चाहिए था चलो ले लो कोई बात नहीं। उस केस में हम बोलते हैं रीक्लियर्ड कि नया परमिशन आपको मिल रहा है और ये नया परमिशन जो है पुराने परमिशन को सुपरसीड कर रहा है, और इस बार मैं आपको और ज्यादा बढ़ा के दे रहा हूं या घटा के दे रहा हूं, दोनों मिल सकता है। मींस आपको जो पहले परमिशन मिला उसमें थोड़ा चेंज रहने का, मैं आपको एक दोबारा से परमिशन ग्रांट कर रहा हूं, उस पर ध्यान दो। ठीक है, सपोज आपको टेक ऑफ करना था, उसने बोल दिया क्लियर फॉर टेक ऑफ एट 1030, थोड़ी देर बाद पता चला कि 130 पे प्रधानमंत्री का एयरक्राफ्ट आ रहा है, तो बोलेगा विक्टर टैंगो सियरा रोमियो जूलियट रीक्लियर्ड फॉर टेक ऑफ, दोबारा से क्लियरेंस दे रहा हूं टेक ऑफ का, कब? 1035। अब आप 10:35 पे टेक ऑफ करना, क्यों? क्योंकि 10:30 पे कुछ इंपॉर्टेंट काम। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज रिपोर्ट। रिपोर्ट का मतलब पास मी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, बोलते हैं ना कि वहां जाके रिपोर्ट करना। रिपोर्ट करना मीन्स वो आपसे जो कुछ मांगेगा आप उसको अपना मैसेज पास कर दो। ठीक है, सपोज आपका एयरक्राफ्ट दिल्ली से मुंबई जा रहा है तो बोलेगा रिपोर्ट ओवर लखनऊ। जब आप लखनऊ पे पहुंचोगे ना तो कुछ कुछ इंफॉर्मेशन पास करना। क्या क्या इंफॉर्मेशन? अपना अल्टीट्यूड बता देना,
अपने एयरक्राफ्ट का हेडिंग बता देना, अपने एयरक्राफ्ट का फ्लाइट ये रूट का कॉल साइन बता देना, अपने एयरक्राफ्ट का रेडियल बता देना। तो पास द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, उसको बोलते हैं रिपोर्ट, कि वहां जाके रिपोर्ट करो, मीन्स वहां जाके अपना इंफॉर्मेशन पास करो, जो मांगेगा वो देना। क्लियर? तो उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग। नाउ नेक्स्ट वन इज रिक्वेस्ट। हाँ हाँ, गो अहेड। ये जो रीक्लियर्ड का है ना, हाँ मतलब जैसे एक एग्जांपल मैं ऐसे ही ले रहा हूँ, जैसे मान के चलिए कि मैंने आपसे पूछा कि मुझे इंजन 1 स्टार्ट करना है, तो आपने हाँ। मुझे परमिशन दिया, या तो अप्रूव्ड या फिर निगेटिव। हम्म। या तो अप्रूव्ड मतलब या तो मैं स्टार्ट कर लूँ, या फिर निगेटिव मतलब नहीं करूँ। नहीं करो, ठीक है। और मैं रीक्लियर का यूज कर कैसे, मतलब कैसे आप करोगे मेरे पे? जैसे मैंने वेरी आपसे एक गुड। क्वेश्चन पूछा। हाँ वेरी गुड, मैं बता रहा हूँ, चलो, गुड वन। एंड दिस वन इज गुड हैबिट, आई लाइक दिस, ठीक है, आई डेफिनेटली लाइक दिस। आपको प्रॉब्लम आई, आप वहीं रोक लो, आगे मत बढ़ने दो। सपोज आपको इंजन ऑन करना था, ठीक है, इंजन का रनअप करना था। इंजन रनअप के 3 कंडीशन, आइडल पावर, हाई पावर और लो पावर, ठीक है। अभी आपने बोला एटीसी को कि हमको इंजन रन करने दो ऑन अ हाई पावर, बट एटीसी ने बोला निगेटिव, इंजन रनअप अप्रूव्ड अंटिल आइडल पावर ओनली। तो आप एज ए इंजीनियर कुछ टाइम को सोचोगे कि हाई पावर करने की क्या जरूरत है, अगर आइडल पावर भी कर देना तो हमारा काम बन जाएगा। तो आपने बोला सर ओके, आई विल डू आइडल पावर ओनली। तो एटीसी ने बोला ठीक है, अगर आइडल पावर करोगे तो जाओ काम करो, हमको कोई आपत्ति नहीं। फिर क्या हुआ, कुछ देर बाद एटीसी बोलता है, एटीसी भी कंडीशन देखेगा आसपास। एटीसी आपको क्यों मना करेगा? वो क्या क्या कहते हैं, वो आपसे क्या वो सास बहू जैसा लड़ रहा है कि मना करेगा कि नहीं आपको आइडल पावर ही दूंगा, आपको हाई पावर नहीं दूंगा? ऐसा एटीसी क्यों करेगा? एटीसी ने पहले एक एग्जांपल के लिए सपोज देखा कि आपके एयरक्राफ्ट के आसपास कुछ ऐसा फैसिलिटी है या कुछ ऐसा आइटम है जो कि हाई पावर करने से डिस्टर्ब हो सकता है। थोड़ी देर बाद जब उसने चेक किया, या उस छोटा सा एयरक्राफ्ट या कोई सा भी एयरक्राफ्ट आपके आसपास से हट गया, अब वो क्या देख रहा है कि उसने मेरे से आइडल हाई पावर रनअप मांगा था, यानी उसको रिक्वायरमेंट थी हाई पावर रनअप की। तो अगर वो उसको हाई पावर रनअप करने दे दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिसको प्रॉब्लम होनी थी अब वो चला गया। तो आपको वो दोबारा से कॉल करेगा कि विक्टर टैंगो सियरा रोमियो जूलियट रीक्लियर्ड फॉर हाई पावर रनअप, कि पहले मैंने आपको आइडल दिया था, अब मैं आपको परमिशन दे रहा हूं कि अगर आपको हाई पावर करना है तो कर लो। समझ में आया? उस टाइम पे बोलेगा रीक्लियर्ड। ठीक। ठीक है। मतलब एक ऑर्डर दे दिया, फिर उस ऑर्डर को कैंसिल करने के लिए, मतलब उससे आगे बढ़ने के लिए हमको वो फिर से रीक्लियर करके आगे करेगा, वही ना? हाँ, रिक्लियर्ड करके आगे करेगा, लेकिन उसमें कैंसिल वर्ड यूज नहीं करना। कैंसिल नहीं, आपका मतलब पुराना रीक्लियर। परमिशन चेंज, हाँ, थोड़ा सा उसमें चेंज किया और वो आपको दोबारा से कुछ नया परमिशन दे दिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सर रिक्लियर्ड। हाँ हाँ। सर हाँ अगर हाँ, हमारा गो आइडियल अहेड। पावर में ही अगर काम हो गया, तो हाँ हमें हाई पावर पे नहीं करना है, तो हम वहाँ डिसरिगार्ड या हाँ, कैंसिल कर सकते हैं उसको, या फिर ना ना, कैसे? आराम से आराम से। उस केस में आप उसको वो करो ना, उस केस में आप उसको रिस्पॉन्स करो, नेगेटिव विल कैरी आउट आइडल पावर ओनली, आप बोल दो उसको, कोई बात नहीं। यस सर। ठीक है, यस सर। तो आप बोल दो कि नेगेटिव वी आर कंफर्टेबल ऑन आइडल पावर ओनली, हाई पावर नॉट रिक्वायर्ड, बोल दो। ठीक है, हाँ, ओके सर। यस। डन। यस सर, अपन चलो, विल मूविंग टू द नेक्स्ट। Just a second. Next one is
पेंडिंग, रिक्वेस्ट। अभी देखो, रिक्वेस्ट का यूज हम लोग हर एक बार, ठीक है, और बहुत ज्यादा बार यूज करने वाले हैं रिक्वेस्ट का। अब आप बोलोगे क्या है? जहां कहीं भी हम किसी टाइप का परमिशन मांगते हैं, वहां पे हम सबसे पहला सेंटेंस यूज करते हैं रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट आइडल पावर रन अप, रिक्वेस्ट टैक्सी, रिक्वेस्ट टेक ऑफ, रिक्वेस्ट इंजन रन अप, हर जगह। तो रिक्वेस्ट मतलब आई शुड लाइक टू नो और आई विश टू ऑब्टेन। रिक्वेस्ट योर अल्टीट्यूड मतलब मैं जानना चाहता हूं कि आपका अल्टीट्यूड क्या है, ठीक है। और मुझे ऑब्टेन मतलब पता लगाना या जानना है। तो आई विश टू ऑब्टेन कि आपका अल्टीट्यूड क्या है, तो रिक्वेस्ट योर अल्टीट्यूड, रिक्वेस्ट योर कॉल साइन लाइक दिस, तो उसको बोलते हैं रिक्वेस्ट, ठीक है। फिर आता है रॉजर। जहां पे कभी आपको ओके बोलने की जरूरत पड़े, वहां पे आप यूज करोगे रॉजर। ओके हम कब बोलते हैं? जब कुछ मैंने बोला और आपने उस पे एग्री किया कि अच्छा ठीक है सर, कोई बात नहीं, ओके। जैसे मैंने बोला कि, या आपने बोला कि सर आज क्लास नहीं ज्वाइन कर पाऊंगा, टुडे इज माय नाइट शिफ्ट, सो आई एम सेइंग इट ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। सिमिलरली जब आपको ऐसा कंडीशन मिले कि ओके, आपने जो बोला मैंने समझ लिया, तो उस केस में जहां पे ओके बोलने की जरूरत पड़ी, आप फील करते हो ना खुद से कि कहां पे आपको ओके बोलना पड़ता है। सिमिलरली ओके को रिप्लेस कर दो रॉजर से। डन। नाउ नेक्स्ट वन इज स्टैंड बाय। स्टैंड बाय। अब स्टैंड बाय का क्या मतलब है? सपोज आपने एटीसी को कॉल किया कि दिल्ली टावर विक्टर टैंगो सियरा रोमियो जूलियट। दिल्ली टावर ने रिप्लाई किया विक्टर टैंगो सियरा रोमियो जूलियट स्टैंड बाय, मतलब वेट करिए, अभी मैं बिजी हूं, मैं आपको कॉल करता हूं। आपके मोबाइल में होता है ना क्विक मैसेज वाला, एक क्विक रिप्लाई वाला एक सेटिंग, कि जब आप मान लो कुछ काम कर रहे हो तो किसी ने कॉल कर दिया, तो आप मैसेज पे क्लिक कर देते हो कि आई विल कॉल यू बैक। सेम मतलब अभी मैं बात नहीं कर सकता हूं, अभी मैं किसी काम पे बिजी हूं, मैं आपको कॉल बैक करता हूं, ठीक है। तो स्टैंड बाय मतलब वेट, आई विल कॉल यू। डन। देन इट इज अनेबल, ठीक है। अनेबल, अनेबल का मतलब यू कैन नॉट डू दैट। सपोज मैंने आपको बोला कि एक दिन में पूरा बुक पढ़ जाओ, देन यू कैन से सर आई एम अनेबल टू डू दैट, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, मेरी कैपेबिलिटी उतनी नहीं है। तो अनेबल मैं नहीं कर सकता, क्या? कंप्लाई विद योर रिक्वेस्ट या कंप्लाई विद योर इंस्ट्रक्शन और क्लियरेंस, आपने जो बोला हम नहीं कर सकता है। सपोज आपको ईटीसी ने बोला कि आधे रनवे का यूज करके या 3/4 रनवे का यूज करके टेक ऑफ कर लोगे, सो यू कैन से नेगेटिव, नहीं। अनेबल ड्यू टू एयरक्राफ्ट परफॉर्मेंस, मैं ये नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि हमारे एयरक्राफ्ट का परफॉर्मेंस वैसा नहीं है कि हम आधे से अपना जहाज उड़ा लें, ठीक है। तो वहां पे यूज करेंगे अनेबल कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। डन। नेक्स्ट वन इज विल को। विल को का हम यूज वहां पे करते हैं जहां पे हम उस चीज को अभी कंप्लाई नहीं कर पाएंगे, इन फ्यूचर हम उसकी गारंटी दे रहे हैं कि बाद में हम ऐसा कर देंगे। सपोज मैंने बोला था अभी कि ब्रेक और ब्रेक ब्रेक वाला जो फ्रेज है उसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा और बाद में एक्सप्लेन करूंगा। तो इसका मतलब विल कंप्लाई फॉर इट, मतलब जो रिक्वायरमेंट है हम उसको पूरा करेंगे, लेकिन अभी नहीं, वो बाद में करने के लिए बोला गया है। सपोज आप घर से रिटर्न होते हो तो मम्मी बोलती है ना कि जब पहुंच जाओगे तो कॉल करना, तो आप बोलते हो ना हाँ हाँ कर देंगे। आप वहां पे बोल सकते हो विल को कि ठीक है मम्मी, आपने बोला ना कि जब पहुंच जाओगे तो कॉल करना, तो कॉल कब करना है? जब मैं पहुंच जाऊंगा, तो जब मैं पहुंच जाऊंगा तब मैं कॉल कर दूंगा। विल कंप्लाई, आपने जो बोला मैं वो कर दूंगा। आई हैड अंडरस्टैंड योर मैसेज, मैंने आपका मैसेज समझ लिया है और आई विल कंप्लाई विद इट, बट वो एक्शन अभी नहीं होना है, वो फ्यूचर में होना है, इसलिए उसको विल कंप्लाई कि आपने जो बोला मुझे मंजूर है, जब वो चीज आएगा मैं उस एक्शन को परफॉर्म कर दूंगा। डन। बोला
दिल्ली टू मुंबई जा रहे हो, बोला रिपोर्ट रीचिंग जयपुर, कि जब जयपुर पे पहुंचोगे तो रिपोर्ट करना, तो आप बोलोगे विल को कि जब पहुंचूंगा ना तो रिपोर्ट कर दूंगा। डन। Then something is word twice. Now, word twice is not a phrase. This is an action. जब आदमी हड़बड़ाहट में होता है या जब आदमी परेशानी में होता है तो आप उसको नॉर्मली ऑब्जर्व किए हो, वो एक एक चीज को 2 बार बोलता है। अरे वहां पे बहुत बड़ा सांप था, अरे वहां पे बहुत बड़ा सांप था, इस टाइप से बोलता है ना जब वो घबराया हुआ होता है तो। या फिर जब आदमी इम्फेसिस देना चाहता है, जोर देना चाहता है, तब वो हर चीज को रिपीट करता है। जैसे पुलिस वाले रोड खाली करवाते हैं तो बोलेंगे ना कि वहां पे भीड़ मत लगाओ, आई रिपीट वहां पे भीड़ मत लगाओ, ऐसा बोलते हैं ना। सिमिलरली आपको अगर लगता है कि कुछ चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप उस चीज को 2 बार बोलते हो, ठीक है। इसका मतलब कि यू आर परफॉर्मिंग दैट एक्शन ट्वाइस, ताकि सामने वाले को क्लैरिटी मिले, सामने वाले का ध्यान आए मेरे पे। तो वर्ड ट्वाइस इज इन एक्शन। नेक्स्ट वन इज गो अहेड। सपोज आपने बोला सर मुझे कुछ आपसे बात करनी है, सो आई विल से गो अहेड, प्रोसीड विद योर मैसेज, बोलो क्या बोलना है। बट इन आरटी गो अहेड को डिलीट कर दिया गया है। गो अहेड के बदले कॉल खत्म होने पे लास्ट में आप अपना कॉल साइन बोलो। दिस इज गिवन एन इंडिकेशन कि आपका मैसेज खत्म हो गया है एंड यू आर इनवाइटिंग अदर पार्टी कि अब आप आगे बढ़िए, बोलिए क्या बोलना है। पहले जैसे मान लो कि आपको एटीसी से कॉल करना होता था तो आप बोलते थे बेंगलोर टावर विक्टर टैंगो सियरा रोमियो जूलियट, बट इसके रिप्लाई में एटीसी बोलता था विक्टर टैंगो सियरा रोमियो जूलियट बेंगलोर टावर गो अहेड। अभी गो अहेड को कैंसिल कर दिया गया है। अभी वो क्या बोलेगा, अभी वो बोलेगा विक्टर टैंगो सियरा रोमियो जूलियट बेंगलोर टावर। लास्ट में उसने क्या किया, लास्ट में उसने अपना कॉल साइन बोला। ये आपका इनविटेशन है। जब आप किसी भी मैसेज के लास्ट में अपना कॉल साइन बोलते हो, दिस इज गिविंग इंडिकेशन कि आपका मैसेज समाप्त हुआ, अब अगले की बारी, ठीक है। तो किसी भी कॉल के लास्ट में आप अपना कॉल साइन यूज करो, ये ऑटोमेटिक मीनिंग रखता है एज अ गो अहेड। एम आई क्लियर? ठीक है। अब आप बोल सकते हो कि सर आपने ये सब जो रामायण सुनाया, कहां से आपको पता चला कि गो अहेड डिलीट हो चुका है, अफर्म का मतलब ये, रॉजर का मतलब वो, कैसे पता चला? ये सब तो ऐसा लगता नहीं है कि सिंपल चीज है। कहाँ लिखा रहेगा? हु इज गोइंग टू टेल मी? अगर किसी ने पढ़ा हो ये बुक तो वाले में कहाँ लिखा है? हु इज गोइंग टू, किसमें टिकाऊ किसमें? डॉक्यूमेंट 9432 मैनुअल ऑफ रेडियो टेलीफोनी। तो ये सब जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, ये सब कहाँ लिखा हुआ है? टिकाऊ डॉक्यूमेंट 9432। वहीं से पता चला कि किसका क्या मतलब है और किसको क्या पढ़ते हैं, ठीक है। कोई भी कंडीशन अपने मन से कोई नहीं बनाता है। डन। सो इफ यू वांट अ मास्टर नोट कि सर आपने जो पढ़ाया ओके, मुझे और पढ़ना है, तो आप यहाँ से पढ़ो। यहाँ पे आपको कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी मिलेगी, लेकिन वो सिविल एविएशन के लिए अप्लीकेबल नहीं है, इसलिए उसको हमको हटाना पड़ा। लाइक ओवर एंड आउट। मिलिट्री में आपने ये चीज सुना होगा कई बार, वो लोग बोलते हैं ओवर एंड आउट, ठीक है। चार्ली वन यहाँ पे आतंकवादी घुस गया है, ओवर एंड आउट मतलब, ओवर का मतलब हमारा मैसेज खत्म हुआ, आउट मतलब अब मैं बोल लिया अब आप बोलो, ठीक है। तो वहां पे हम लोग बोलते हैं मिलिट्री में ओवर एंड आउट, ओवर एंड आउट। सिविल में नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नोट नॉर्मली यूज्ड इन वीएचएफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ओवर एंड आउट का यूज मिलिट्री में या एचएफ कॉल पे करते हैं, वीएचएफ पे नहीं। डन। वीएचएफ में क्या,
लास्ट में अपना कॉल साइन बोलो, उसका मतलब यही हुआ कि आपका मैसेज खत्म है। और देखो स्पीक स्लोअर, स्पीक स्लोअर का यूज करते हैं हम लोग। स्पीक स्लोअर मतलब रिड्यूस योर रेट ऑफ स्पीच, थोड़ा धीरे बोलो, बहुत तेज बोल रहे हो। तेज इन द सेंस लाउड नहीं, स्पीड आप में ज्यादा है, आप बहुत जल्दी जल्दी पढ़ दे रहे हो, तो आप अपने रेट ऑफ स्पीच को कम करो ताकि मैं अच्छे से समझूं। तो उस केस में बोलते हैं स्पीक स्लोअर। बट एग्जाम में आप ये चीज नहीं बोल सकते हो नहीं तो एग्जामिनर आपके ऊपर भड़क जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अब देखो गो अहेड का यूज खत्म हो चुका है। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये भी इसी डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, गो अहेड का इस्तेमाल बंद कर दिया गया है। तो क्या करोगे आप लास्ट में यूज करोगे कॉल साइन का। दिस विल गिव इंडिकेशन कि आपका कॉल खत्म हो चुका है। नाउ अनदर पार्टी शैल गो अहेड फॉर द कॉल। अब देखो ग्राउंड, टावर, अप्रोच, कंट्रोल, ये सब हमने पढ़ा। अब ये सारे जो एटीसी के ऑफिस हैं इंडिया में ज्यादा अवेलेबल है नहीं, रडार है नहीं, ठीक है ना, अराइवल का अलग से है ना डिपार्चर का अलग से है, डिलीवरी, प्रिसीजन, होमर, एप्रोन है, डिस्पैच नहीं है, रेडियो है, ठीक है, इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इन सब में से जो जो इंडिया के एटीसी में ऑफिस अवेलेबल थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि अगर आप सिंगुलरली इस डॉक्यूमेंट के पढ़ोगे तो आपका उधर फ्यूज उड़ के निकलेगा, क्योंकि ये वास्ट स्टैंडर्ड है। इंडिया के सिविल एविएशन में इतना नहीं चाहिए, तो जितना चाहिए था मैंने आपको उतना ही पढ़ाया। डन। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स एंड आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। एरोनॉटिकल फ्रेज आपने पढ़ लिया, दैट्स वेल एंड गुड। कल आप इसको एक बार और रिवाइज करो अच्छे से, ठीक है, एंड डू लेट मी नो इफ यू हैव फर्दर मोर डाउट विद यू। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे चार्ट रीडिंग टेक्निक्स, ठीक है, लेक्चर 6 का पार्ट चार्ट रीडिंग टेक्निक्स कल हम लोग देखेंगे। फ्रॉम बेसिक टू फाइनलाइजिंग वी विल हैव अ लुक ऑन चार्ट रीडिंग टेक्निक्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप एरोनॉटिकल फ्रेज को फिर से पढ़िए, फिर से समझिए, याद करने की कोशिश बिल्कुल मत करो, रटने का कोशिश बिल्कुल मत करो। जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस में इसका यूज करेंगे आंसर राइटिंग में, आपको वो चीज समझ में आता जाएगा। डन। तो कल हम लोग पढ़ेंगे चार्ट रीडिंग टेक्निक्स। क्लियर है? और बिफोर गोइंग अहेड फॉर चार्ट रीडिंग टेक्निक्स एक्सप्लेनेशन आई मस्ट टेल यू, दो चार्ट जो आपके व्हाट्सएप ड्राइव लिंक पे, व्हाट्सएप कहता हूं, जो ड्राइव लिंक पे अवेलेबल है, एक चार्ट रहेगा हाइपोथेटिकल रूट चार्ट वर्जन 2, दूसरा वाला चार्ट है ओल्ड मॉडल का, और इसका थोड़ा क्वालिटी कम है, ठीक है, कंपैरेटिवली ये कम क्वालिटी का है। आप लोग ये दोनों चार्ट कलर प्रिंट आउट लेके हैंडी रखो अपने पास, ठीक है। कभी भी ये मत सोचना कि मेरे मोबाइल में ये चार्ट पड़ा हुआ है, मैं इससे प्रैक्टिस कर लूंगा, मेरा काम हो जाएगा। नो, आप इसका प्रिंट आउट रखो, हार्ड कॉपी। टोटल 8 चार्ट हैं तो 4-4 पेज के, 8 पेज में आपका काम निपट जाएगा। इसका हार्ड कॉपी अपने पास रखो, और वो भी कलर, ब्लैक एंड व्हाइट जेरॉक्स रखे होगे आप ही कंफ्यूज होगे। तो दोनों चार्ट का प्रिंट आउट लीजिए, वो भी हार्ड कॉपी कलर में, तब आपको चार्ट रीडिंग टेक्निक समझ में आएगा और आगे कॉल बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? ठीक है, ओके ओके। नाउ प्लीज डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन ओवर एनीथिंग। कुछ है? सर, जैसे मेरा एक गो अहेड में था, हाँ, जैसे मान के चलिए कि मैं ट्रांसमीटर हूँ, आप रिसीवर है। तो जैसे मैंने बोला बेंगलोर ग्राउंड वेक्टर टैंगो सीरिया रोमियो जूलियट, तो मैं अपना कॉल साइन दिया गो अहेड का, तो आप जैसे बोलोगे कि ठीक है वेक्टर टैंगो सीरिया रोमियो जूलियट बेंगलोर टावर, जो भी बेंगलोर ग्राउंड, और फिर मुझे कुछ बोलना है तो आप तो वेक्टर टैंगो सीरिया रोमियो जूलियट पहले बोल रहे हो कॉल साइन। वो आपका कॉल साइन है। जो ट्रांसमीटर है, जो स्पीकर है, वो अपना कॉल साइन हर एक कॉल के बाद में बोलता है, ठीक है। हाँ, कॉल साइन सबका अलग अलग है। विक्टर टैंगो सियरा रोमियो जूलियट आपका कॉल साइन, मेरा कॉल साइन है बेंगलोर टावर।
अच्छा, ठीक है। ठीक है। कॉल साइन का मतलब कि आपको आप किसी स्टेशन को किस नाम से कॉल करोगे, किस नाम से बुलाओगे। बेंगलोर एयरपोर्ट के टावर में जो बैठा हुआ है उसको क्या बोलोगे, उसका कॉल साइन क्या है, उसको आप किस नाम से कॉल करोगे, उसको बोलूंगा मैं बेंगलोर टावर। ठीक है। तो हर एक रिप्लाई में हर एक स्टेशन लास्ट में अपना कॉल साइन देता है। डन। ठीक है सर। Okay, so that's all for today, and I think that is much enough. We'll see you tomorrow, same time, 9 o'clock. And I must say, take the print out of charts, that too in color copy. ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम आप ही को होगी। कलर कॉपी में चार्ट का प्रिंट आउट लीजिए एंड बी रेडी फॉर चार्ट रीडिंग टेक्निक्स टुमारो। कल अगर बाय चांस नहीं भी हो पाए, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि जान दे देंगे, बट कलर प्रिंट आउट लेके रहेंगे। हो जाए अच्छी बात है, नहीं हो जाए एक आध दिन का टाइम लो, आराम से आप कलर प्रिंट आउट लेके प्रैक्टिस करेंगे। चलो, बिफोर गोइंग फॉर द एंड ऑफ द क्लास, फ्लाइट प्लान का प्रैक्टिस करेंगे। आज हमने 13 पैरामीटर्स जो आपको लिखाए थे, आज मैं उससे क्वेश्चन पूछूंगा आपको। विक्टर टैंगो, सियरा रोमियो जूलियट और सियरा ऑस्कर होटल, आप दोनों में से कोई एक भी, ये 13 पैरामीटर्स मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं, यहां से देख के मुझे बताओ कि अगर आपको मौका मिले कि एक फ्लाइट प्लान बनाओगे तो क्या क्या रहेगा आपका एयरक्राफ्ट का पैरामीटर्स। नंबर 1, नंबर 2 क्या क्या रहेगा, यहां से देखो। राइट साइड स्क्रीन शेयर हो रहा है ना, वहां से देखो और मुझे बताओ कि आपका फ्लाइट प्लान क्या रहेगा। If you want, I can give you an example, but if you want to make a try, please go ahead. बताओ। जैसे मतलब क्या बताओ, जैसे एयरक्राफ्ट आइडेंटिफिकेशन, जैसे कॉल साइन, हाँ, तो जैसे एक रैंडम, तो एक एग्जांपल लियो कॉल साइन का। बताओ शुरू से। जैसे एयरक्राफ्ट आइडेंटिफिकेशन हो गया, तो एयरक्राफ्ट आइडेंटिफिकेशन में मैं बोल सकता हूँ वेक्टर टैंगो सियरा रोमियो जूलियट। वेरी और गुड, या नेक्स्ट। फिर आई फ्लाई। या फिर आई फ्लाई। फ्लाई आई फ्लाई क्या? आई फ्लाई 698। 6948 कुछ भी नंबर दे सकता हूँ आई मैं। फ्लाई 698। वेरी गुड। हाँ, तो वही देना है आपको, जो लगता है कि इसका आंसर ये होगा बताओ। आई फ्लाई 698। दूसरा, फ्लाइट लेवल, क्रूजिंग क्रूजिंग अल्टीट्यूड अल्टीट्यूड। क्रूजिंग एल्टीट्यूड 18,000 25,000। फीट। फ्लाइट लेवल 240, फ्लाइट लेवल के फॉर्म में 24,000 तो बिल्कुल भी नहीं बोलना है, 24,000। ओके ओके ठीक है, 24 ओके नेक्स्ट। ओके सॉरी। वेक टर्बुलेंस, नो प्रॉब्लम। वेक टर्बुलेंस मीडियम। लो मतलब लो मीडियम हाई कुछ भी फॉर्म में बोल सकते हैं। चलो मीडियम लो। अब ध्यान रखना, अगर आपने वेक टर्बुलेंस मीडियम लिया है तो एयरक्राफ्ट टाइप भी वैसा ही बताना। 320 लो या क्या हाँ, लो बोल के मीडियम नहीं, लो बोल के एयरबस नहीं बोलना है। ठीक है, जी जी। डन। नेक्स्ट, डिपार्चर एरोड्रोम BOMM। चेन्नई। ठीक है, नेक्स्ट। अगला, टाइम, किस टाइम डिपार्चर करना चाहते हो? जैसे UTC टाइम में हमको लेना है, तो जैसे मैं 5:30 बोल रहा नहीं, एग्जाम में यूटीसी रहे कि आईएसटी रहे, मेंशन नोट 24 आवर के फॉर्मेट में जो है एज इट इज चिपोगे। ठीक है, 16433254 32 बज के, हालांकि बजते नहीं है, 12451130 लाइक दिस डायरेक्ट, वो यूटीसी बाय डिफॉल्ट है। तो बताओ किस टाइम डिपार्चर? 1130। 1130, 11:30 बजे। चलो नेक्स्ट। फ्लाइट रूल रूल IFR। IFR। नेक्स्ट, AR अराइवल डेस्टिनेशन एरोड्रोम लोकेशन डेजिग्नेटेड। अराइवल कहाँ रहेगा आपका? जैसे उसका डाल दूंगा, चेन्नई से कहाँ जाना चाहते हो? VIDP दिल्ली। क्या क्या? VIDP दिल्ली। VIDP दिल्ली। वेरी गुड, नेक्स्ट। टाइप ऑफ फ्लाइट शेड्यूल। नहीं, टाइप ऑफ, अच्छा टाइप ऑफ फ्लाइट, हाँ सॉरी, बताओ शेड्यूल्ड। ओके, नेक्स्ट। एल्टीट्यूड मतलब अल्टरनेट एरोड्रोम।
अल्टरनेट एरोड्रोम मतलब आसपास का एरोड्रोम, वो मतलब मैप में से मुझे देखना पड़ेगा, पर मैं ऐसे जनरल बोलिएगा तो मैं कुछ बोल सकता हूँ। बताओ, जैसे कुछ मैं बोलो। बोल सकता हूँ जोधपुर, मतलब लेकिन मतलब दिल्ली के आसपास होना चाहिए वो। चलेगा। VIJO, ओके, जोधपुर। चलो नेक्स्ट। Route call sign for planned routes from departure to destinations. Call sign of planned. कॉल साइन ऑफ प्लान रूट्स। चेन्नई से, अच्छा, ये आप तभी बोल पाओगे जब किसी चार्ट को रेफर करोगे। तो चेन्नई से मुंबई जाने वाला रूट, चलो अभी एक हाइपोथेटिकल लेते हैं, विस्की 13 जूलियट, ये एक टाइप का रूट है। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट। इक्विपमेंट कैरीड ऑन बोर्ड, जैसे स्पेशल इक्विपमेंट के लिए जो भी स्टैंडर्ड, कोड होगा वो हम बोल सकते हैं, जैसे आपने कल बोला वो था DIF जो भी था, DOF जो भी हाँ, था, PBN बट EDT। वो एक्चुअल फ्लाइट प्लान है। एग्जाम में दो ही काम करता है इक्विपमेंट, स्टैंडर्ड इक्विपमेंट या फिर ILS कैटेगरी 3, 2, 3B, 3C, इस टाइप से। तो एग्जाम में दो टाइप का ही, या तो ILS कैटेगरी मेंशन करो या लिखो ऑल इक्विपमेंट्स स्टैंडर्ड। ठीक है, नेक्स्ट। एयरक्राफ्ट टाइप मतलब नेक्स्ट, एयरबस 320। एयरबस 320। एयरबस 320 कभी मत बोलना, ना ही बोइंग 737 बोलना। हाँ, 320, वेरी गुड, नेक्स्ट। Any other information associated with the नेक्स्ट, flight? 6 attentions of the ATC। जैसे हम बता सकते हैं कि मेरे में मेडिकल पेशेंट है, इसको मतलब मेडिकल attention थोड़ा पैसेंजर ऑन बोर्ड, वेरी गुड। हो जाए। हाँ, मेडिकल पैसेंजर ऑन बोर्ड। अब एक चीज को ध्यान में रखो, ये 13 पैरामीटर्स आपने लिखवा दिए, ये कोई ऑर्डर में नहीं है। ऐसा नहीं कि इसके बाद यही बोलना है, इसके बाद यही बोलना है, इसके बाद यही बोलना है, नहीं। आप इसको अपने हिसाब से समराइज कर सकते हो। ठीक है, समराइज करोगे वो आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा। कैसे, देखो, सबसे बेटर समराइजेशन का बताता हूं। सबसे पहले आप कोई एयरक्राफ्ट लोगे तो उसका मॉडल रहेगा ना कि एयरबस 320 उड़ाऊंगा विक्टर टैंगो सियरा रोमियो जूलियट के नाम से, वेग टर्बुलेंस है मीडियम, 3 पैरामीटर खत्म। दिल्ली से चेन्नई जाऊंगा VIDP2 VOMM, अल्टरनेट रखूंगा मदुरई VOMD, 6 पैरामीटर खत्म। ठीक है, अब फालतू फालतू चीज बचे। फ्लाइट रूल रखेगा IFR, शेड्यूल्ड ऑपरेटर और इक्विपमेंट स्टैंडर्ड। ठीक है, लाइक दिस। टाइम ऑफ डिपार्चर 10:30 हो गया। कितने आ गए, 6, 4, 10। अब देखो इसका काउंटिंग करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब बाकी के 3 बचे, क्या क्या बचे देखो। अल्टीट्यूड, फ्लाइट लेवल 320, 32,000 फीट पे फ्लाई करूंगा। ठीक है, रूट रहेगा विस्की 12 साउथ, और एनी अदर इंफॉर्मेशन नील, हमको कुछ नहीं चाहिए। तो ये हो गया आपको 13। तो देखो, इसको आप अपने हिसाब से समराइज कर सकते हो, और आप अगर अपने हिसाब से समराइज करोगे वो आपका इजी कॉल बैठेगा। ठीक है, जनरली कैसे लोग प्लान करता है कि एक एयरक्राफ्ट खरीदूंगा, उसको उड़ाऊंगा। उस एयरक्राफ्ट का मॉडल है एयरबस 320, नाम रखूंगा विक्टर टैंगो सियरा रोमियो जूलियट। उस एयरक्राफ्ट का वेग टर्बुलेंस है मीडियम, मतलब पहले एयरक्राफ्ट के बारे में जानकारी, आपका आइडेंटिफिकेशन, देन सेक्टर का डिटेल कि दिल्ली से चेन्नई जाऊंगा, अल्टरनेट रखूंगा मदुरई। फिर ऑनबोर्ड इक्विपमेंट्स, IFR में फ्लाई करूंगा और शेड्यूल्ड ऑपरेटर हूं S, इक्विपमेंट रहेगा स्टैंडर्ड इक्विपमेंट, टाइम ऑफ डिपार्चर 10:30, 32,000 फीट पे फ्लाई करूंगा, रूट फॉलो करूंगा विस्की 12 साउथ, एनी अदर इन्फॉर्मेशन नील। तो इस हिसाब से आप समराइज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो जो मैंने 1 से 13 लिखा वो कोई ऑर्डर है कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, नहीं। आप उसको जंबल अप करके लिख सकते हो। क्लियर? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, so we'll see you tomorrow then. It's almost 11 o'clock today, and we'll see you tomorrow same time 9 o'clock with further more topics. That's all for today. I hope meeting was interesting, and whatever topic has been taught to you, more or less that has been received by you perfectly.
डन। FR हाँ, अगर कुछ रिवाइज करने में डाउट हो, कभी भी कुछ इन फ्यूचर प्रॉब्लम आए, व्हाट्सएप ग्रुप आई एम अवेलेबल 24/7, प्लीज डू लेट मी नो एनी टाइम, ठीक है। डोंट हेजिटेट टू आस्क डाउट्स ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। ओके चलो, गुड नाइट फॉर टुडे, विल सी यू टुमारो, बाय बाय। गुड नाइट, बाय बाय। गुड गुड नाइट सर। नाइट, गुड नाइट सर। गुड नाइट।